शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करेंगे साइंस, बोले तो विज्ञान। ठीक है, हम डेली या हर 2-3 दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे एक्सटेंसिवली अच्छे से, कि मतलब उससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है अपने, वो मैंने ऐसा टॉपिक इसलिए उठाया है कि सबको इससे फैमिलियर है थोड़ा बहुत। तो मैंने आज का जो टॉपिक उठाया है वो है ब्लड। ठीक है, रक्त। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ब्लड, देखिए ब्लड है जो रक्त के दो भाग होते हैं, एक लिक्विड और एक सॉलिड। जो लिक्विड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो 55% द्रव भाग होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, बाकी 45% ठोस भाग होता है। और वो 3 तरह की कॉर्पसेल्स से बना होता है। कॉर्पसेल्स बोलो तो कणिका। ठीक है, वो तीनों कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है RBC, बोलो तो रेड ब्लड सेल्स, उसी को अपन इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक, दूसरी है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या सेल, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स, जिसे अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, या विम्बाणु। तो देख लिया अपन ने, ब्लड, द्रव, ठोस। द्रव 55%, ठोस 45%। उस 45% के जो 3 कंपोनेंट है वो RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब अपन देखते हैं ब्लड के बारे में जो फैक्ट है। देखिए, ये ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। और बॉडी भार का 7 से 8% प्रेजेंट होता है ब्लड का। pH होता है 7.4, ये याद रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए। फिर ब्लड RBC, WBC, प्लेटलेट्स बोन मेरो में बनती है। ब्लड बनती कहाँ पे है? तो बोन मेरो में बनती है। ठीक है, और 5 से 6 लीटर एक हेल्दी पुरुष में पाया जाता है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं, उनके बारे में समझेंगे। तो साइटोसिस होता है सेल की संख्या या सेल की नंबर में ज़्यादा होना, मतलब सेल की संख्या में ज़्यादा होना। और साइटोपिनिया होता है, पीनिया मतलब कम होना। जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो किसी को डेंगू होता है ना, तो उसमें यही चीज़ होती है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं ना कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है, मतलब उसको प्लेटलेट्स कम हो गया है, डेंगू हो गया है। तो पीनिया मतलब कमी। और सिस मतलब साइटोसिस मतलब ज़्यादा। ओके, फिर बात करते हैं हीमो की। हीमो या हीम या फिर हीमो, इससे कई सारे नाम हैं। ठीक है, ये होता है जो हीमेट और हीमिट का मीनिंग होता है ब्लड। ठीक है, और एक पोएसिस होता है। तो पोएसिस मतलब होता है निर्माण होने की प्रक्रिया को या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को अपन पोएसिस बोलते हैं। ठीक है, इरेथ्रोपोएसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स ऑकर इन बोन मेरो, मतलब कि जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है, पोएसिस होता है, ये होता है बोन मेरो में। तो पोएसिस मतलब निर्माण। फिर साइटोमीटर होता है उपकरण जो सेल की संख्या को मापता है। इन सब में अगर मैं आपको बताऊं तो आप साइटोमीटर याद रखिएगा, बाकी आपको याद रहेगा। ठीक है, आप पोएसिस याद रख लोगे, ये आपको याद रहेगा, आप साइटोमीटर याद रखना। ठीक है, एक डिवाइस है जिससे कि सेल की संख्या को बताता है। अब अपन देखिए, अभी अपन देख रहे थे ना कि जैसे पोएसिस हो गया, साइटोसिस हो गया, इसका कैसे कैसे यूज होगा। तो नीचे वही टर्मिनोलॉजी दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। इरेथ्रोपोएसिस मतलब RBC के निर्माण, फॉर्मेशन की क्रिया को या फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको पोएसिस बोलते हैं। तो इरेथ्रोपोएसिस RBC के निर्माण को बोलते हैं। ल्यूकोपोएसिस WBC के निर्माण को बोलते हैं। पोएसिस मतलब निर्माण, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं प्लेटलेट्स के निर्माण को। इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं RBC की संख्या में ज़्यादा होना। ठीक है, इरेथ्रोसाइटोसिस साइटोसिस मतलब अभी अपने ऊपर ज़्यादा होना। तो साइटोसिस मतलब ज़्यादा होना, इरेथ्रो मतलब इरेथ्रोसाइट्स मतलब RBC की संख्या में ज़्यादा होना। फिर इरेथ्रोसाइटोपिनिया की बात करते हैं तो RBC की संख्या में कम होना, पीनिया मतलब कम होना। ठीक है, पीनिया और साइटोसिस, आप ये 2 रूट वर्ड हैं, याद कर लीजिए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की संख्या में कम होना, ल्यूकोसाइटोसिस WBC की संख्या में ज़्यादा होना, और हीमियोपोएसिस ब्लड के निर्माण की क्रिया को हीमियोपोएसिस कहते हैं। हीमियो मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब बनना। अपन ने अभी देखा ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है हीम, हेम, हीमो, ये सब ब्लड के नाम है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हीमियोपोएसिस ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को। बात करते हैं इरेथ्रोसाइटोमीटर, तो RBC की संख्या को मापने वाला यंत्र। और हीमोसाइटोमीटर की बात करें तो ब्लड की सेल्स की संख्या को मापने वाला यंत्र। और हीमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी को। तो आप नीचे के तीनों याद रखिएगा, इरेथ्रोसाइटोमीटर RBC की संख्या को मापने वाला यंत्र, और हीमोसाइटोमीटर ब्लड की
सेल्स की संख्या को मापने वाला यंत्र, और हेमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी। ये टर्मिनोलॉजी आप लिख के चिपका लीजिए, खासकर नीचे की तीनों आपको याद होनी चाहिए, ये कहीं भी पूछ सकता है और इससे आप कई सारी टर्मिनोलॉजी आगे भी समझ लोगे, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जोर डाल रहा हूँ। आगे देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल के बारे में बात करेंगे, आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी, ब्लड में सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है। क्वेश्चन सीधा सा पूछ लूँगा कि ब्लड में सबसे ज़्यादा इनमें से क्या पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आरबीसी। तो आप इसको याद रखिएगा एज अ फैक्ट। आरबीसी की कमी में ब्लड कम हो जाता है, जिसे एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब आरबीसी के बारे में, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। न्यूक्लियस नहीं होता है, बाइकॉन्केव होता है, जिसे उभयावतल कहते हैं। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, जिससे वो ज़्यादा कैरी कर सके, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। और कॉन्केव सिव भी होता है। स्प्लीन की बात करें तो ये स्प्लीन मतलब आरबीसी स्प्लीन में डिस्ट्रक्ट हो जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बनती है, जीवन काल 120 दिन होता है और 4.5 मिलियन टू 6.5 मिलियन प्रेजेंट होती है। बात करते हैं इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन की, तो जहाँ आरबीसी, इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन मतलब इरेथ्रोपोइटिक जहाँ बनती है, वो कौन सा ऑर्गन है, तो जहाँ आरबीसी ब्लड बनती है बर्थ से पहले, इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन उसी को बोलते हैं, ठीक है। जो मतलब ये कह रहा हूँ कि इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो जन्म से पहले कहाँ बनती है, योग शैक, ठीक है, लीवर एंड स्प्लीन, और बर्थ के बाद रेड बोन मैरो में बनती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी जन्म से पहले कहाँ बनती है, तो योग शैक, लीवर और स्प्लीन में बनती है, और जन्म के बाद, बर्थ के बाद कहाँ बनती है, बर्थ के बाद का इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन है तो वो है रेड बोन मैरो, याद रखिएगा। बात करते हैं स्प्लीन की, तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, मतलब आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। बर्थ से पहले इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन, बर्थ से पहले इरेथ्रोपोइटिक ऑर्गन स्प्लीन ही होता है। कुछ मात्रा में आरबीसी ब्लड या स्टोर, इस कुछ मात्रा में जो स्प्लीन है वो ब्लड को स्टोर कर सकता है, ये भी इसका नेचर है। लेकिन मेन क्या है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये दोनों आ सकता है, ब्लड बैंक और आरबीसी, लेकिन आरबीसी प्रायोरिटी बेस पे होता है और कुछ मात्रा में ब्लड को स्टोर भी रखता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आरबीसी का परिपक्वन या मैच्योरेशन विटामिन B12 व विटामिन B9 के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, या इनमें से कौन सा विटामिन आरबीसी के परिपक्वन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें रहेगा B12 और B9, आप याद रखिएगा B12, B9, आरबीसी, ठीक है। हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन जिसको HB से डिनोट करते हैं, हीम व ग्लोबिन का बना होता है। हीम आयरन से बनता है जो फेरस Fe2+ अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलता है तो बोलता है ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन तो मिला के बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जो लाल रंग का होता है, इसलिए आरबीसी भी लाल रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से मिलता है तभी वो लाल रंग का होता है, ठीक है। इसलिए सीधा से पूछ लेगा कि क्यों आरबीसी लाल क्यों होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वो कारण क्यों होता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलता है तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं नाइट्रेट के कारण हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, जिसमें आयरन फेरिक अवस्था में पाया जाता है। Fe3 आयरन फेरिक Fe3 अवस्था में पाया जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक। एक बार फिर से पॉइंट देखेंगे, ये जरूरी है, कई बार आया हुआ है कि नाइट्रेट के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मेथ हीमोग्लोबिन में बदल जाता है नाइट्रेट के कारण, ठीक है, जिससे आयरन या फिर फेरिक बोले तो Fe3+ अवस्था होता है, उसी में पाया जाता है, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। किस अवस्था में पाया जाता है? तो Fe3+ से, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, घटना चक्र में उठा के देखिएगा। हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम का होता है, ठीक। अगला विटामिन B12 और B9 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अभी अपन ने सीधा ऊपर देखा था, इसलिए मैंने कहा था ये पॉइंट याद रखिएगा कि आरबीसी के परिपक्वन में विटामिन B12 और B9 के द्वारा होता है, ठीक है, बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नीचे अपन ने फिर वही पॉइंट देखा कि B12 और B9 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा है, आपको पता है। सर्दी के दिनों में बंद कमरे में कोयले जलाकर सोने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जलने से CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने डाल रखा है स्टेटमेंट कि सर्दी के दिनों में बंद कमरे में कोयले जलाकर सोने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जलने से CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है। क्यों? कौन सा कंपोनेंट बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है,
उससे क्या होता है कि उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी 4 गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की ब्लड से बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं WBC के बारे में बात करते हैं। तो WBC रोगजनक या पैथोजन को मारकर शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा बनाती है, इसलिए इसे फाइगोसाइट्स या बछाड़ू कहते हैं। इस क्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। तो WBC सीधा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है, पहला पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसका निश्चित होता है फाइगोसाइटोसिस, मतलब ये बछाड़ू कहते हैं। ये भी जो भी इन्फेक्शन सेल कॉज करेगा उसको खा लेगा। WBC का नंबर 4000 से 11000 होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है मिलाने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि इसका याद रखिएगा। क्वेश्चन आया हुआ था कि कितने प्लेटलेट्स होते हैं RBC और WBC, तो ये नंबर याद रखिएगा, मिलाने वाले क्वेश्चन में बहुत सही काम आते हैं। अधिकांश रोग में WBC बढ़ जाती है, लेकिन एड्स और टाइफाइड में कम हो जाती है। ठीक है, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में WBC संख्या लाखों में हो जाती है। ब्लड कैंसर मतलब कैंसर होता ही क्यों है कि जब इरेगुलर ग्रोथ होने जाती है किसी सेल की तो वही कैंसर हो जाता है। तो उस केस में होता ये क्या है कि WBC बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। ठीक है, ब्लड कैंसर में या ल्यूकेमिया उसी को ब्लड कैंसर को बोलते हैं, इसलिए उसमें WBC लाखों में हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से किस परिस्थिति में WBC लाखों में पहुंच जाती है, टाइफाइड में, मलेरिया में, ब्लड कैंसर में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप याद रखिएगा कि ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में WBC लाखों में हो जाती है। WBC 5 तरह की होती है, आप बस देख लीजिए। ठीक है, एसिडोफिल, इजोनोफिल, ठीक है, एसिडोफिल को इजोनोफिल भी बोलते हैं, और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। नॉर्मली कभी कभी ऐसे हमारे एग्जाम में तो ऐसे पूछता नहीं है, तो कभी कभी पूछ जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है। मतलब मैंने इसको ऐसे याद किया था कि नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, फिर मोनोसाइट्स होती है, समझ रहे हैं। तो लेकिन ये ऐसा पूछेगा नहीं, ये देखिए आ गया, न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक होती है, ये आप याद रखो। मोनोसाइट सबसे बड़ी या लार्जेस्ट WBC होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट्स होती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ही फैगोसाइट होते हैं, मतलब ये खाते हैं जो दूसरे सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को। सभी WBC अस्थिमज्जा बोन मेरो में बनती है। बात करते हैं लिम्फोसाइट की, तो स्मॉलेस्ट WBC होती है, ये 2 प्रकार की होती है, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बीटा लिम्फोसाइट्स होती है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, मैच्योर बोन मेरो में होती है, ये बनती है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होती है। एड्स में इनकी संख्या कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से किस लिम्फोसाइट्स की एड्स में संख्या कम हो जाती है, बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि टी लिम्फोसाइट्स जो होता है उस एड्स में इनकी संख्या कम हो जाती है। बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो यह सेल नहीं होती है या मेगाकैरियोसाइट्स, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं, अतः इसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख होते हैं और इन्हीं की कमी से प्लेटलेट्स होता है, सबको पता है। ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का बनने में कमी आती है। ठीक है, अगर ये कम है तो जो रक्त का थक्का है उसके बनाने में कमी आ जाएगी। तो इसलिए सिंपल सा है, कमी पता है तो इसका काम भी पता है कि ब्लड क्लॉट रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। ब्लड क्लॉट बनने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लड क्लॉट में 2 प्रक्रिया शामिल होती है, पहला ब्लड कोगुलेशन, दूसरा प्लेटलेट का कलेक्शन। ठीक है, एक ब्लड कोगुलेशन से रक्त स्कंदन बोलते हैं, दूसरा प्लेटलेट का कलेक्शन जिसे समूहन बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, रक्त स्कंदन में रक्त स्कंदन कारक काम आते हैं जो संख्या में 13, और इसे फैक्टर बोलते हैं अपन लोग, 1 से 13 तक होते हैं। ये अधिकांश यकृत में बनते हैं। ठीक है, विटामिन के कुछ रक्त स्कंदन कारक के निर्माण में काम आता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन कारक के निर्माण में काम आता है। तो याद रखिएगा विटामिन के फॉर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं मुख्य रक्त स्कंदन कारक, तो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, फाइब्रोजिनिन प्रोटीन है और कैल्शियम है। ठीक है, एक्चुअली नॉर्मली ये क्या 13 फैक्टर होते हैं, ये 13 फैक्टर अलग अलग प्रोसेस में काम आते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन है, ये जाके इसको कोगुलेट करता है, फिर फाइब्रिन लाइक प्रोटीन बनाता है, तो अलग प्रोसेस है, इतना हमको जानना ही नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो रक्त स्कंदन को रोक लेते हैं उन्हें प्रतिस्कंदनकारी या एंटीकोगुलेंट कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रतिस्कंदन, लीवर में बनते हैं, उदाहरण है हिपैरिन। दूसरा है कृत्रिम, जब अपन ब्लड वगैरह स्टोर करते हैं ना, जब किसी को देते हैं तो वो क्या डालता है कि हमारा ब्लड उस वेसल में जमता नहीं है, आपने सोचा होगा, तो उसमें डालता है EDTA या सोडियम साइट्रेट। तो ब्लड को बॉटल या ब्लड बैंक में स्टोर करने के काम आता है EDTA या सोडियम साइट्रेट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम प्रतिस्कंदक है, तो EDTA और सोडियम साइट्रेट, याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। और नेचुरल प्रतिस्कंदक है हिपैरिन। बात करते हैं सीरम की, प्लाज्मा के सभी रक्त स्कंदन कारक वाले प्रोटीन जैसे कि फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा दिया जाए तो द्रव को सीरम कहते हैं। ठीक है, सीरम होता क्या है, जो भी प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हटा देंगे सारे तो बन जाएगा सीरम।
ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने देखा, अपने हिसाब से मैंने पूरा का पूरा ब्लड जितना क्वेश्चन बन सकता था, जितना आया हुआ है, जितना आ सकता है वो कवर किया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे इसी कड़ी में हम सारा पूरा बायोलॉजी कवर कर लेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।